डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जब भी हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर टॉर्क लगाती है। तो ये वाला फिनोमिना जो है हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर एक टॉर्क लगाती है और उस टॉर्क की वजह से जो हमारा डाइपोल है वो हमारा रोटेट करता है। तो ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें हमारे 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक चार्ज है हमारा -q जो कि ए पे सिचुएटेड है और दूसरा है हमारा +q जो कि पॉइंट बी पे सिचुएटेड है। एंड पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2a। और जो हमारा डाइपोल है उसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो यहाँ की हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है। तो डाइपोल के जो पॉइंट ए पे जो है -q चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट बी पे जो है +q चार्ज रखा हुआ है। और डाइपोल के जो दोनों हमारे चार्जेस हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है और डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये हमारे पास है। तो इस डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, लेट दिस डाइपोल बी हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया है और ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल जो है ये बनाता है। तो ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें कि इसको अगर हम करने की कोशिश करें, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ये एक डाइपोल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है -q चार्ज, यहाँ पे है हमारे पास +q चार्ज, ठीक है। और ये जो -q चार्ज है ये हमारा पॉइंट ए पे रखा हुआ है और ये जो हमारा +q चार्ज है ये हमारा पॉइंट बी पे रखा हुआ है। तो और ये डाइपोल को हमने कहाँ पे रखा है, इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो ये हमारे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया, क्योंकि हमेशा वो p वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये होती है p डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो हमारा मूव करता है। और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। मान लो कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इसको रखा है, तो ये सारी हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइपोल मोमेंट ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है कि मान लो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही लाइन बनाएं, तो मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और ये जो है ये हमारा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, दिस इज़ द एंगल थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इस डाइपोल के बीच में जो हमारा एंगल है वो है हमारा थीटा। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। हमें पता है कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में की प्रेजेंस में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर क्या लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस जो है ये हमारा ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना है, दैट इज इक्वल टू 2a। यानी कि दोनों के चार्जेस का जो सेपरेशन है वो हमारा 2a है दोनों चार्जेस के बीच में। तो यहाँ पे हमने इसको कहाँ पे रखा हुआ है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा हुआ है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों चार्जेस पे फोर्स लगाएगी। यानी कि पॉइंट बी पे जो चार्ज हमारा +q रखा हुआ है उस पर भी फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे जो -q चार्ज रखा हुआ है उस पर भी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाएगी। तो पॉइंट बी पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉइंट बी पे
जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट बी पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फोर्स हमारा कहाँ पे लगेगा, ये वाला लगेगा। और एफ़ की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ़ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो पॉइंट बी पे जो हमारा प्लस चार्ज रखा हुआ है उस पर भी फोर्स जो लगेगा वो क्या है, हमारा क्यू ई फोर्स जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा ही फोर्स अब हम ऐसे ही जो फोर्स है वो किस पे लगेगा, पॉइंट ए पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट ए पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, उस पे जो है एक फोर्स हमारा यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉइंट ए पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट ए पे जो है नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ए पे जो फोर्स लगेगा वो होगा हमारा, ए पे जो फोर्स लगेगा वो होगा हमारा ये डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये होगा हमारा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो दो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और पॉइंट बी पे जब हमारा जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है पॉइंट बी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऐसा फोर्स लगाएगी, पॉइंट बी पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और पॉइंट ए पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा यहाँ पे। तो अब हम अगर दोनों को ध्यान से देखें, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रहे हैं वो अगर हम उनको चेक करें, उनका मैग्नीट्यूड चेक करें, तो पॉइंट बी पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है हमारा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और पॉइंट ए पे जो हमारा फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, क्यू इंटू ई, यानी कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा इक्वल है, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा इक्वल है। और अगर हम दोनों की डायरेक्शन देखें तो दोनों की डायरेक्शन, एक जो पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्स जो हैं वो हमारी इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो नेट फोर्स है वो हमारा कितना हो जाएगा, नेट फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि दोनों फोर्स हमारे इक्वल एंड अपोजिट हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स जो हैं वो हमारे इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, अगर हम यहाँ पे लिखे क्यू ई माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स जो है वो हमारा किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर। तो जब भी हम डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो डाइपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स है वो हमारा कितना होगा, ज़ीरो। तो डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो तो ज़ीरो होगा, लेकिन ये दोनों फोर्स की वजह से उस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, यानी कि फोर्स तो ज़ीरो है, नेट फोर्स तो ज़ीरो है, लेकिन इस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस टॉर्क लगने की जो हमारी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कि हमारे पास किसी भी बॉडी पे अगर टॉर्क लगता है तो टॉर्क लगने की हमारे पास दो कंडीशन क्या होती हैं, कि हमारे पास एक जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों फोर्स जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, और दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये जो हैं अलग अलग पॉइंट्स पे लगने चाहिए, यानी कि इसका ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये यहाँ पे है और इसका ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो यहाँ पे है। तो किसी भी बॉडी पर टॉर्क लगने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन होनी चाहिए। नंबर वन कि इस पे एक फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रहा है, एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, और थर्ड जो है दीज फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स
यानी कि ये वाले जो फोर्स हैं ये अलग अलग पॉइंट्स पे लगने चाहिए। जैसे कि ये वाला जो फोर्स है ये कौन से पॉइंट पे लगा हुआ है, ये बी पॉइंट पे लगा हुआ है, और ये वाला जो फोर्स है ये कौन से पॉइंट पे लगा हुआ है, ए पॉइंट पे लगा हुआ है। तो यानी कि दोनों का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो अलग अलग है, डिफरेंट पॉइंट है। तो इस केस में ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसको घुमाने का काम करेंगे, इसको रोटेट करने का काम करेंगे, यानी कि डाइपोल को रोटेट करने का काम करेंगे। तो इन दोनों की वजह से जो डाइपोल है वो हमारा एक क्या करेगा, यहाँ पे एक रोटेशन इसमें होगा। तो ये जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो एक चार्ज है हमारा क्यू ई जो कि हमारा कहाँ पे है, ए पे है, और जो कि हमारा बी पे है, पॉइंट बी पे, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। और एक हमारा चार्ज जो है क्यू ई जो कि हमारा ए पे है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दोनों मिलके आपस में क्या करेंगे, इसको घुमाने का काम करेंगे। इससे ये क्या फॉर्म करेंगे, टॉर्क फॉर्म करेंगे। तो इस सिस्टम पे, इस डाइपोल के ऊपर ये क्या लगाएंगे, एक टॉर्क लगाएंगे, और टॉर्क की वजह से जो हमारा डाइपोल है, टॉर्क की वजह से जो हमारा डाइपोल है वो रोटेट करेगा। तो टॉर्क की वजह से जो हमारा डाइपोल है वो हमारा रोटेट करेगा। तो अब हम देखेंगे कि वही टॉर्क का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाने के लिए तो यही इसमें हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो यही हमारा इसमें यहाँ पे इसमें गिवन है हमें यहाँ पे। तो ये जो है इसमें ये जो है ये हमें डाइपोल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिगर में हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ए बी है, ये जो ए बी है ये हमारा डाइपोल है, और इसका ए पे जो है ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ए है, और ए पे पॉइंट ए पे जो हमारा चार्ज रखा हुआ है वो माइनस क्यू रखा हुआ है, और पॉइंट बी पे जो हमारा चार्ज रखा हुआ है वो प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, और डाइपोल के पॉइंट ए और बी का जो डिस्टेंस है, डाइपोल के ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है वो कितना होता है, बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2a। फिर इस डाइपोल को जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये वाली जो डायरेक्शंस हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं, और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारी डाइपोल की डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा यहाँ पे थीटा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तो अब हमने इसमें फिर यहाँ पे दिया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे दो फोर्स लगा रही है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉइंट बी पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट बी पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये वाला जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, पॉइंट बी पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उस पे ये वाला फोर्स जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है Q इंटू ई। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉइंट ए पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है उस पे फोर्स हमारा लग रहा है Q इंटू ए, जो कि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक फोर्स हमारा पॉजिटिव है और एक फोर्स हमारा नेगेटिव है। तो दोनों फोर्स हमारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, एंड दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि एक फोर्स जो है पॉइंट बी पे लग रहा है और एक जो है पॉइंट ए पे लग रहा है। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पे डाइपोल के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के ऊपर क्या लगाएगी, एक टॉर्क लगाएगी, और इस टॉर्क की वजह से जो हमारा डाइपोल है वो हमारा रोटेट करेगा। तो अब हमें इस टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो टॉर्क की जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पे टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो हमें निकालनी है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क का जो सिंबल होता है टाउ, और ये हमेशा किसके बराबर होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू यानी कि फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क के लिए, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो हमारे फोर्स हैं उसमें से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये जो हमारे दोनों फोर्सेस हैं, यानी कि ये जो हमारे एक फोर्स तो है, अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो एक फोर्स तो ये हमारा ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स जो है ये हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसी को ही अगर हम ऐसे डैश डैश करके बढ़ा दें तो दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अगर हम पॉइंट ए से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, पॉइंट ए से अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए सी, तो जो ए सी होगा ये दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देखना है, यहाँ पे दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक फोर्स जो है वो ये है हमारा और दूसरा फोर्स जो है वो ये है, तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए से, अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो कि है ए सी, तो जो ए सी होगा दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ए सी की वैल्यू अगर हम, ठीक है, तो ये वाली अगर हम ट्रायंगल ले लें, यहाँ पे ये वाली अगर हम ट्रायंगल ले लें, कौन सी ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी और सी अगर हम यहाँ पे ले लें तो इसमें जो होगा हमारा ए सी अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी, ये किसके बराबर होगा, ये जो होगा ये हमारा साइन थीटा के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, तो जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और ए सी जो है, ए बी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 2a, तो ये हो जाएगा। फिर हम ए सी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 2a इंटू साइन थीटा। तो हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली, ए सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे फिर हम टॉर्क वाले फॉर्मूले में जो है इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टॉर्क वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला है, टॉर्क के लिए हमने निकाला है, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा F इंटू ए सी, और F की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू किसके बराबर है, Q इंटू ई, और ए सी को भी हमने निकाला है, ए सी हमारे पास किसके बराबर है 2a साइन थीटा। तो ए सी जो है ये है हमारा 2a साइन थीटा। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इस 2a को और इस q को अगर हम इकट्ठा लिख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2aq इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला हमने लिखा था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स था हमारा F, तो हमने F लिख लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस था हमारा, दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है हमारा AC। तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फोर्स की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू है Q इंटू ई, तो वो हमने पुट कर दी। और AC की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2a साइन थीटा, तो वो हम इसे पुट कर देंगे यहाँ पे 2a साइन थीटा, और यहाँ पे फिर हमने 2a को इकट्ठा लिख लिया, तो ये हो गया हमारे पास 2aq इंटू ई साइन थीटा, 2aq इंटू ई साइन थीटा। अब हमें पता है ये 2aq क्या है, 2aq जो है ये हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो इसको हम फिर क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा pe साइन थीटा। तो इस पे टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास pe साइन थीटा, यानी कि डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास pe साइन थीटा। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी कि जब भी हमने
यहाँ पे हमने निकाल लिया कि डाइपोल के ऊपर हमारे पास कितना टॉर्क लग रहा है। डाइपोल के ऊपर जो हमारा टॉर्क लग रहा है वो है हमारा पी ई साइन थीटा। तो पता है हम इसको कैसे लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा को। तो पी ई साइन थीटा का मतलब हो गया कि ये हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसको फिर से पी ई साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि टॉर्क वेक्टर। टॉर्क को हम लिखेंगे टाउ। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जैसे ही हम डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो डाइपोल को जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाती है, एक टॉर्क लगाती है। यानी कि जब भी हम डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, उस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो तो हमारा कितना होता है, 0 होता है। लेकिन उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है। लगने वाला फोर्स 0 होने के बावजूद भी दोनों फोर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्स जो हैं वो एक कपल ऑफ फोर्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से टॉर्क लग रहा है। और उस टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है पी ई साइन थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो टाउ वेक्टर है दैट इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यानी कि साइन थीटा का मतलब ये होता है। तो यानी कि तीनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कि जो टॉर्क वेक्टर होगा वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हैं। तो ये इनकी तीनों की डायरेक्शन होगी। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टॉर्क की जो डायरेक्शन है दैट इज़ गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। और हमेशा ये जो है डाइपोल मोमेंट के भी परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। और ये आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के देखो तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी आपकी वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होगी और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे फिर हमें कुछ स्पेशल केस दिए गए हैं, यानी कि कुछ स्पेशल केस दिए गए हैं यहाँ पे। यानी कि हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क जो है वो हमारे पास पी ई साइन थीटा है। टॉर्क की वैल्यू जो है वो है हमारे पास पी ई साइन थीटा। तो स्पेशल केस में हम क्या लिखें कि जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों पैरेलल हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल जो हैं दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मान लो कि ये जो है ये डाइपोल की डायरेक्शन हो गई और ये जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। यानी कि अगर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अगर पैरेलल डायरेक्शन में हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो अगर हम टॉर्क वाले फॉर्मूले में इसको पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ये स्पेशल केस हो गया कि जब हमारा डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में है तो उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0 है। ऐसे ही फिर इसमें नेक्स्ट स्पेशल केस दिया गया है कि जब दोनों हमारे, जब ये इस तरीके की जो कंडीशन है, यानी कि जब ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो हमारी सेम है, तो उस कंडीशन में जो डाइपोल होगा उसकी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि जब डाइपोल मोमेंट पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सेम डायरेक्शन में है तो डाइपोल को हम कैसा कहेंगे, स्टेबल। यानी कि ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि इस पर टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी कि कोई भी चीज़ जो है इसको घुमाने का काम नहीं कर रही है, कोई भी जो है इसको रोटेट करने का काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसका अपोजिट कर दें, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हमारी 180 डिग्री है, ठीक है, यानी कि ये हमारी जो है ये नेक्स्ट स्पेशल केस है, ये हमारी डाइपोल मोमेंट वेक्टर P की
और मान लो ये जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो दोनों में कितना एंगल है यहाँ पे, दोनों में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 180 डिग्री, वो कितनी है 180 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो इस केस में भी यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो हमारा किस में होगा, तो टॉर्क इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको लाने के लिए हमें इसको कितना घुमाना पड़ेगा, 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 180 डिग्री घुमाने के लिए तो इस वाले डाइपोल को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डाइपोल हमारा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क को इस पर कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, इस पर 180 डिग्री जो है इसको घुमाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए हमें इसको 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो डाइपोल की इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट इसमें फिर है कि अगर दोनों जो हैं वो 90 डिग्री की पोजीशन पे हैं, नेक्स्ट जो है कि दोनों अगर ये 90 डिग्री की पोजीशन में है, तो अगर ये जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये अगर हमारी डाइपोल की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस केस में जो टॉर्क है वो हमारा मैक्सिमम लगता है। जब टॉर्क हमारा डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो लगने वाले टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और थीटा की जगह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और हमें पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो टॉर्क जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी है P इंटू ई। तो हमने यहाँ पे 3 स्पेशल केसेस देखे कि जब हमारा, तो फर्स्ट स्पेशल केस हमने देखा कि जब हमारा ये डाइपोल की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इस पे लगने वाले टॉर्क की वैल्यू जो है वो 0 होती है और ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। और इसका फिर हमने सेकंड केस देखा कि जब हमारा डाइपोल, ये हमारे डाइपोल की डायरेक्शन है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसमें जो है डाइपोल इसको रोटेट करने के लिए हमें इसे कितने एंगल पे घुमाना पड़ेगा, 180 डिग्री के एंगल पे घुमाना पड़ेगा। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और थर्ड केस हमने देखा कि जब दोनों जो हैं वो 90 डिग्री पे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल जो है हमारे 90 डिग्री पे हैं, तो उस पर जो लगने वाला टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू होती है P इंटू ई। तो ये हमने स्पेशल केस देखे यहाँ पे। तो इसके बाद फिर यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्योंकि टॉर्क हमें पता है टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि टॉर्क का फोर्स के लिए हो जाएगा हमारा न्यूटन और डिस्टेंस के लिए हो जाएगा हमारा मीटर। तो जो टॉर्क का ऐसा यूनिट होगा वो होगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर। और ऐसे हम इसका क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा MLT-2 और डिस्टेंस के लिए होता है हमारा L। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारे पास ML/T-2। तो ये आएगा हमारे पास टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। तो दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है, यहाँ पे स्पेशल केस यहाँ पे दिया गया है हमें। फिर यहाँ पे स्पेशल केस हमें दिया गया है कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हमने डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अभी हमने देखा कि उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो तो हमारा 0 होता है, क्योंकि जितना चार्ज हमारा QE पे लगेगा उतना ही चार्ज हमारा, जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है तो जितना चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा उतना ही चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज पे लगेगा। तो दोनों पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो है वो बराबर होगी, इसीलिए दोनों फोर्सेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स जो होगा, तो जब भी जो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो भी हमारा 0 होगा। और टॉर्क की वैल्यू कब 0 होगी, टॉर्क की वैल्यू तब 0 होगी जब थीटा जो है 0 होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं।
यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हम अपने डाइपोल को रख दें तो हमारे डाइपोल पे लगने वाला जो टॉर्क है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमें पता है। तो ये हमारा स्पेशल केस है कि जब भी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो फोर्स तो उस पर लगने वाला हमेशा ज़ीरो होता ही है। और टॉर्क कब ज़ीरो होगा कि जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है, थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो ये जो डायरेक्शन हमें दी गई है यहाँ पे इस वाली फिगर में, ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में ही अगर हम ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस वाले पॉइंट पे जो है जो चार्ज लग रहा है वो माइनस क्यू है, यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू है, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है सेम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और जो हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पी ई साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। यानी कि इस केस में जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी ज़ीरो होगा और उस पर लगने वाला टॉर्क भी ज़ीरो होगा उस कंडीशन में। इसमें फिर जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमें दी गई है। नेक्स्ट कंडीशन जो हमें यहाँ पे दी गई है पॉइंट नंबर सेकंड में यहाँ पे हमें दी गई है। पॉइंट नंबर सेकंड फिर हमें दिया गया है कि अब हमने डाइपोल को कहाँ पे रख लिया है, अब हमारा जो डाइपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब डाइपोल हमारा कहाँ पे है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि पिछली बार जो हमने स्पेशल केस पढ़ा था उसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म। यानी यूनिफॉर्म का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हर पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम नहीं है, सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए सभी जगह पे लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू है वो भी सेम नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सभी पॉइंट्स पे हमारे जो यूनिफॉर्म, अगर हम यहाँ पे लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब सभी पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी सेम है और सभी पॉइंट्स पे जो लगने वाला फोर्स है वो भी सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और अगर सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो सभी पॉइंट्स पे लगने वाला फोर्स भी जो है वो सेम होगा। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि सभी पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी सेम नहीं होगी, और इसीलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट्स पे सेम नहीं है तो उन पॉइंट्स पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो भी हमारी सेम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे इस केस में जो डाइपोल को हमने रखा है, डाइपोल को हमने कहाँ पे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है, फील्ड इज़ इंक्रीजिंग अलोंग पी, यानी कि फील्ड जो है वो पी के साथ जो है इंक्रीज़ हो रही है, फील्ड जो है वो पी के साथ इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे पास, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है और ये हमारे डाइपोल मोमेंट की वेक्टर है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे हम पी के अलोंग जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पी के अलोंग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे हम पी के अलोंग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम पी के तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो है वो ज़्यादा फोर्स लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज पे जो है वो कम फोर्स लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज पे कम फोर्स लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे जैसे हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में हमारी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है।
तो इसकी वैल्यू जो है सभी पॉइंट्स पे चेंज हो रही है, सेम नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो क्यू चार्ज है उस पे जो है ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, और क्यू पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू जो है, ये दोनों फोर्स अब क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। ये दोनों फोर्स क्योंकि बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो जो नेट फोर्स आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे नेट फोर्स जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो यहीं से बताया गया है कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर हमारा कम फोर्स लगेगा। तो जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन हमारी कहाँ पे होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन हमारी जो होगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। और इस केस में तो ये हमने फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली। और सिमिलरली अगर हम डाइपोल का, अगर हम टॉर्क की वैल्यू निकालें तो टॉर्क की वैल्यू के लिए फिर सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा, पी ई साइन थीटा। तो थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्री है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारी 0 डिग्री। यानी कि जब भी हम यहाँ पे डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू जो है, नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है। और टॉर्क की वैल्यू, अगर ये दोनों हमारी पैरेलल हैं तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 है। सिमिलरली नेक्स्ट में फिर स्पेशल केसेस का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है आपको कि फील्ड इज़ डिक्रीजिंग अलोंग पी। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो हमारी पी के अलोंग जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। पहले तो इससे पहले वाले केस में यहाँ इस डायरेक्शन में जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन अब हमें इसका उल्टा दिया है। अब हमें यहाँ पे दिया है कि जैसे हम डाइपोल के अलोंग जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब क्यू पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है तो क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा लेस होगा, और स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा मोर लगेगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो नेट फोर्स जो होगा हमारा ये इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे होगी। तो ये था हमारा स्पेशल केस। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब भी हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर एक टॉर्क लगाती है, और टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होती है, पी ई साइन थीटा। यानी कि ये जो टॉर्क है ये डाइपोल को रोटेट करने का काम करता है। और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर। तो फिर हमने देखा कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। और फिर हमने स्पेशल केस देखा कि अगर हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस वाले पॉइंट चार्ज पे और इस वाले पॉइंट चार्ज पे फोर्स की वैल्यू जो होती है हमेशा वो इक्वल होती है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है तो दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा, और नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और ये स्पेशल केस है कि अगर दोनों पैरेलल होंगे तो नेट टॉर्क की वैल्यू भी जो है वो 0 आएगी। फिर यहाँ पे बताया गया कि अगर हमने यहाँ पे डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे कम फोर्स लगेगा, और जो हमारा नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और सिमिलरली अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है, तो यानी कि अगर यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज पे कम फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जो नेट फोर्स है वो हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन में होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारी कंप्लीट डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस है जिनका जो मैग्नीट्यूड है ±1000 माइक्रोकुलाम है। 2 चार्जेस हमें गिवन है, उनका जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है ±1000 माइक्रोकुलाम है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ इक्वल टू 2 मिलीमीटर। उसको हमने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसको हमने दे आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 15 × 10⁴ न्यूटन पर कुलाम। और
एंगल हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो ये वीडियो देखने के बाद ये असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है आप सभी सोल्व करेंगे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।